अस्सलाम वालेकुम जी। आलमी सियासत और जंगी तनाजुर में हर वाक़े के दो रुख होते हैं। एक वो जो मीडिया और प्रोपेगेंडा के ज़रिए हम तक पहुँचे, और दूसरा वो जो हकीकत के करीब तर होता है मगर अक्सर पर्दे के पीछे रहता है। आज मैं ईरान, इसराइल और अमेरिका के मौजूदा तनाज़े के उसी दूसरे रुख को समझाने की कोशिश करूँगा, और कुछ मुगालते हैं उनको दूर करने की भी कोशिश करूँगा, और आपको बताऊँगा कि इस तनाज़े का अंजाम क्या होगा। अब मुख्तसर जवाब तो ये है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान एक डील नागुज़ीर दिखाई देती है। इस जवाब को अगले मैं कुछ मिनट्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, इसराइल ने ईरान पर ना सिर्फ हमले किए बल्कि उसकी फ़ौजी और दिफाई सलाहियतों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरान की दो बड़ी मुसल्लह अफवाज, उनकी फ़ौज और पासदारान इनकलाब, जिसका इन्फ्लुएंस उनकी आर्मी से भी ज़्यादा है, उनकी आला क़यादत को कत्ल कर दिया गया, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मार दिया गया। यहाँ तक कि अहम न्यूक्लियर साइंसदान भी हलाक हो गए, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल का जानी नुकसान अब तक सिर्फ 14 हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी हैं। ईरान बेसिकली उस सतह का जवाब देने में नाकाम रहा है जिस सतह पर उसकी क़यादत को निशाना बनाया इसराइल ने। अब इसराइल ने ईरान के नशरियाती इदारों को भी हदफ बनाना शुरू कर दिया है, यानी ईरान की प्रोपेगेंडा मशीनरी को कमज़ोर करने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मेरे ख्याल में अगला मरहला पुल, सड़कें और रेलवे नेटवर्क हो सकता है, इफ़ इट कम्स टू दैट। ताहम इम्कान यही है कि उससे पहले डील हो जाएगी। इसराइल के पास बेसिकली जदीद जंगी तैयारे हैं, मिज़ाइल हैं और असला मौजूद है, और उससे अमेरिका, यूके और जर्मनी जैसे मुल्कों की मुकम्मल हमायत भी हासिल है। जबकि दूसरी तरफ ईरान, जिन पर दहाइयों से आलमी पाबंदियों की जद में है, ना वो जदीद असला खरीद सकता है, ना टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कर रहा, एक मिसाल देख लें कि गुज़िश्ता साल ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर सिर्फ इसलिए उसको हादसा पेश आया कि वो दहाइयों पुराना था और उसकी रिफर्बिशमेंट के लिए पुर्जे मुयसर ना थे। अब देखिए, ईरानी सदर के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के ये हालात हैं तो बाकी फ़ौजी टेक्नोलॉजी का क्या आलम होगा। ईरान चोरी छुपे तेल बेचकर रूस और चीन से महदूद वसाइल तो हासिल कर सकता है मिज़ाइलों की सूरत में, और ईरान ने अपने बेसिकली बड़े मिज़ाइलों का माज़द के साथ ज़हीरा पिछले कुछ दिनों में इसराइल पर इस्तेमाल भी किया। लेकिन इसराइल ना खौफज़दा हुआ है और ना ही उसने घुटने टेके हैं। उल्टा इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं। ईरान तवील जंग नहीं लड़ सकता। उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी यानी कि रशिया खुद यूक्रेन में बुरी तरह फंसा हुआ है। इसी तरह के बेशुमार मुगालते हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले नंबर पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस जो कि एआई से बनाई गई हैं 60 से 70% जाली हैं या पुरानी हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ या उन पर कोई मिज़ाइल नहीं गए, लेकिन तबाही का जो तासुर बनाया जा रहा है वो हकीकत से बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। नंबर 2, अमेरिका को वाज़े तौर पर अफ़गानिस्तान ने शिकस्त दी, ये दुरुस्त बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर ईरान को अफ़गानिस्तान से तशबीह देना ये दुरुस्त बात नहीं है। क्यों? ईरान एक मुनज़्ज़म रियासत है जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरी आबादी है और फ़ौजी ढांचा है। ईरानी अवाम अफ़गानियों की तरह दहाइयों की हाना जंगी या कबाली तनाज़ात में नहीं फंसी हुई। अमेरिका और इसराइल इसीलिए ईरान पर ज़मीनी हमला नहीं चाहते और डील के ख्वाहां हैं। अब डील कैसी होगी वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 2, ट्रंप की बयानबाजी की बात। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया ट्वीट्स पर, एक्स पर जो उन्होंने की, ये कहकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो ईरानी हमलों से खौफज़दा है, डील की इसलिए बात कर रहा है, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है, ये झूठ है। हकीकत ये है कि अमेरिका और इसराइल शुरू से ही डील के लिए दबाव डाल रहे थे। ये डील किस किस्म की होगी आगे बताऊंगा। अब ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इसराइली जहाज़ गिरा दिया या उसमें मदद की और उसके लिए कोई इसराइल का न्यूज़पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरासर बेबुनियाद है। पाकिस्तान इंडिया से बॉर्डर ट्रीटी जैसे मामलात पर बात नहीं कर रहा। इसराइल या अमेरिका से क्या मुकाबला करेगा। अब आयतुल्लाह ख़ामेनी को क्यों निशाना नहीं बनाया गया? इसराइल ने अब तक आयतुल्लाह ख़ामेनी को निशाना बनाने की कोशिश
یا امریکہ کو منانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا، وہ دو صورتوں میں اسے نشانہ بنا سکتا ہے۔ نمبر ایک، اگر ایرانی عوام موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں اور سڑکوں پر نکل آئیں، اس صورت میں اسرائیل اور امریکہ آیت اللہ کو ہٹا کر ایک نیا انقلاب لانے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال اس کے امکانات نہایت کم ہیں۔ نمبر ٹو، اگر ایران یہ جنگ مزید چند ہفتوں تک کھینچ لے تو اسرائیل کے پاس شاید، یا اسرائیل آخری حد تک چلا جائے، آیت اللہ خامنئی کو مارنے کی کوشش کرے، لیکن اس سے ڈیل کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے ڈیل کیوں ضروری ہے؟ امریکہ اور اسرائیل زمینی جنگ سے کیوں گریزاں ہیں؟ کیونکہ ایسی جنگیں طویل اور تباہ کن صورتحال اختیار کر سکتی ہیں، جیسا کہ ویتنام اور افغانستان میں ہوا۔ اب ڈیل کا مطلب یہ ہوگا، جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ ڈیل، وہ کیسی ڈیل چاہتے ہیں؟ وہ ایسی ڈیل چاہتے ہیں جس میں ایران کا نیوکلیر پروگرام یا تو مکمل طور پر ختم ہو جائے یا مزید سختیوں کے ساتھ عالمی ضابطوں کے تحت آ جائے۔ نمبر ٹو، ایران اپنی پراکسیز مثلا حزب اللہ سے دستبردار ہو جائے، جنہیں اسرائیل پہلے ہی کمزور کر چکا ہے۔ اب یہی دو مین چیزیں ہیں جو یہ ڈیل میں چاہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل۔ انہیں ایران کی معاشی ترقی یا تیل کی فروخت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی دفاعی صلاحیتیں محدود ہو جائیں۔ آیت اللہ خامنئی کو نشانہ نہ بنانے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایرانی عوام کو یا ایرانی قوم کو متحد رکھنے کی مرکزی قوت ہیں۔ انہیں ہٹانے سے ایران خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نیا بحران پیدا کر دے گا۔ اب ایٹ دی اینڈ یا نتیجہ میرے خیال میں یہی نکلے گا، اور آثار بھی یہی ہیں کہ ایران جلد یا بدیر اس ڈیل کی طرف چلا جائے گا جس کا اسرائیل اور ٹرمپ دونوں کو انتظار ہے۔ اور اگر ایران یہ جنگ جاری رکھتا ہے اور اندرونی بغاوت نہیں ہوتی تو یہ ڈیل چند دنوں سے چند ہفتوں میں طے پا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران اور پوری دنیا پر اپنا رحم فرمائے۔ اور یہ تحریر یا یہ بلاگ مجھے جو سمجھ آئی میں اس کی بنیاد پر فارم کر رہا ہوں۔ اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو ضرور نشاندہی کیجیے گا، لیکن اگر آپ اسے پڑھ کر مجھے را کا ایجنٹ بولیں، وہابی بولیں یا یہودی ایجنٹ بولیں تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ آپ کا بھی ویسا حشر کرے جیسے آپ کے الزامات کی نوعیت میرے لیے ہے۔ اللہ نگہبان۔